राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अपमान। निशा अपने मायके आई हुई थी और उसका भाई अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब भी मायके आती तब वह उन पर जी जान से पैसा लुटाता था। उन्हें हर तरह से अच्छा खिलाता पिलाता और खूब तोहफे भी देता। आज भी वह सबके लिए कचौड़ी सब्जी जलेबी रख कर गया था और साथ ही यह भी कहकर गया था कि अगर और कुछ खाना हो तो आप मुझे फोन कर देना, मैं शाम को लेता आऊंगा। ऐसा कहकर फिर वह अपने ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद निशा की भाभी मधु निशा पर बरस पड़ी कि क्या दीदी आप मना नहीं कर सकती थी अपने भाई को यह सब लाने के लिए, पैसे क्या पेड़ पर लटके हैं। तब निशा ने कहा, भाभी मैंने तो अविनाश से कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैंने उसे मना किया था कुछ भी लाने के लिए, लेकिन वह अपने आप ले आया तो मैं क्या करूं। तब उसकी भाभी बोली, हाँ दीदी मैं बहुत अच्छे से जानती हूं आप जैसी ननद की आदतों को। हर बार छुट्टियों के बहाने मायके चली आती हो और फिर भाई के पैसों पर मौज उड़ाती हो। आप अपने भाई को बेवकूफ बनाकर रख सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मधु गुस्से में बोलती जा रही थी। निशा को अपनी भाभी मधु के यह शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। वह बोली, भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं और मेरे बच्चे क्या आपके पैसों पर पलने के लिए यहाँ आते हैं? अरे इतनी छोटी सोच आपकी होगी। मैंने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो यहाँ पर अपने भाई भाभी और अपनी माँ से मिलने और प्यार बटोरने आती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर यहाँ खुशी से रहें, मगर आपकी इतनी छोटी सोच होगी यह मैं नहीं जानती थी। इतना बोलकर निशा फूट फूट कर रो पड़ी। निशा की माँ ममता जी भी बहू मधु की सभी बातों को दिल पर पत्थर रखकर सुनती रहती थी, लेकिन आज तो मधु ने हद पार कर दी थी। उन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि वह उनकी बेटी का भी इस तरह अपमान करेंगी। ममता जी बोली कि निशा साल में सिर्फ 2 बार अपने मायके आती है और उस पर भी तू उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। बहू आज तो तूने हद पार कर दी है। अपनी ननद के साथ बात करने की तमीज ही भूल गई हो। तुम्हारी ननद तुमसे बड़ी है, कम से कम रिश्ते और उम्र का ख्याल तो किया होता। ये रक्षाबंधन और गर्मियों की छुट्टियों में ही तो अपने मायके आती है और तुमसे तो यह भी सहन नहीं हो पाता। जो अपनी ननद को सुनाने बैठ गई वह तो हर बार मुझे ही बुलाती है अपने घर, मगर मैं ही कहती हूँ कि बेटी तू तो खुद संयुक्त परिवार में रहती है, जहाँ तेरे सास ससुर देवर देवरानी सभी मिलकर रहते हैं। ऐसे में अगर मैं वहाँ आऊंगी तो पता नहीं उन लोगों को पसंद आएगा या नहीं। और ये तो तेरा मायका है, तू ही यहाँ चली आया कर। इतना कहते हुए वह निशा के पास बैठकर बोली, बेटा तू रो मत। तब मधु बोली, हाँ हाँ आप भी तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी, क्योंकि आप दोनों एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। आप ही की शय पर तो यह हर साल मुंह उठाए यहाँ चली जाती है। आप अपनी बेटी के लिए रीति रिवाज के नाम पर अपने बेटे से पैसे ऐंठती रहती है, बस उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है कि तेरी एक ही तो बहन है अविनाश, तेरे सिर्फ 2 ही तो भांजा भांजी है, इनको नहीं देगा तो किसको देगा। यही कहते कहते आप अपने बेटे अविनाश से अब तक बहुत पैसे निकलवा चुकी है। बहुत लूट लिया आप माँ बेटी ने हम दोनों को। तुम माँ बेटी हर समय बस यहीं देखती रहती हो कि किस तरह से अपने बेटे के पैसे लुटाए जाए। निशा दीदी के घर कोई फंक्शन हो तो अविनाश को रीति रिवाज करने हैं। निशा दीदी राखी पर आए तो अविनाश को रीति रिवाज करनी है। निशा दीदी गर्मियों की छुट्टियों में रहने आए तो सारा खर्चा उनके भाई को देना है, क्योंकि अविनाश के पास तो पैसों की फैक्ट्री है जिसमें से पैसे बाहर निकलते ही रहते हैं। अविनाश कोई कमाने थोड़े ही जाता है, उसने तो पेड़ लगा रखा है कि जितना चाहिए उतना तोड़ लो। हमारे पास तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है,
जिसमें से अविनाश जितने चाहे पैसे निकाल कर ला सकता है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर हम लोगों को कंगाल बनाने का प्लान बना रखा है। मधु लगातार गुस्से में बोले चले जा रही थी और निशा को मधु की बातें तीर की तरह चुभती चली जा रही थी। अब उसे सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वह रोते रोते अपने कमरे में पहुंची और अपना और अपने बच्चों का सामान पैक करने लगी। तभी वहां पर ममता जी आ गई और बोली, बेटा तू कहाँ जा रही है? तब निशा ने कहा, माँ भाभी के इतने कड़वे शब्द सुनकर अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। ममता जी भी कुछ नहीं कर सकी अपनी बेटी के लिए और निशा अपने बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल चली गई और वहीं ममता जी बस आंसू बहा कर रह गई। निशा के पति हिमांशु जी उसे यूं अचानक वापस आया देखकर बोले, अरे वह आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया है? जहां तक मुझे याद है तुम तो पूरे 1 महीने के लिए मायके गई थी ना, फिर 1 हफ्ते में ही वापस कैसे आ गई? निशा ने किसी तरह अपने आंसू छुपाए और बोली, बस छोटे बेटे रवि को स्विमिंग क्लास में डालने का सोचा है, इसीलिए जल्दी वापस आ गई। निशा ने अपने पति हिमांशु को सच बताकर अपने मायके की इज्जत घटाना सही नहीं समझा। उसने हिमांशु को वहां के बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर अपने कमरे में आकर रोने लगी और उसे पुराने दिन याद आ गए। निशा और अविनाश दोनों ही जब बहुत छोटे थे तब उनके पिता उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से ही उनकी मां ममता जी ने सिलाई कढ़ाई करके दोनों बच्चों की खूब अच्छे से परवरिश की। अविनाश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए बड़े होते ही उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने अपने घर का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। अविनाश निशा से 4 साल छोटा था। फिर निशा के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया तो उसके भी हाथ पीले हो गए। निशा का रिश्ता हिमांशु से तय हो गया था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। हिमांशु की एक साधारण सी नौकरी थी और वह संयुक्त परिवार में रहता था, लेकिन उसका परिवार प्रेम भाव से रहता था, इसीलिए निशा भी ससुराल में जाकर वहां के माहौल में रम गई थी। समय बीतता गया और निशा के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। उसका भाई अविनाश अपनी बहन और उनके दोनों बच्चों पर जान लुटाता था। अविनाश की शादी से पहले जब निशा राखी पर अपने घर गई थी तो अविनाश उसके बच्चों के लिए और उसके लिए बहुत सारा सामान लेकर आया। तब निशा ने कहा कि इतने सामान की क्या जरूरत थी? निशा के भाई अविनाश ने कहा कि मैं इन बच्चों का मामा हूं और तुम्हारा इकलौता भाई हूं। मेरा हक बहुत ज्यादा है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और आज तो राखी है, राखी के दिन भी तुम मुझे टोक रही हो। अविनाश नाराज होने का नाटक करते हुए बोला। तब निशा ने कान पकड़ते हुए कहा, अरे भाई बुरा मत मान, जो तेरा मन करे वह कर। मैं तो यहां बस तुम्हारा और मां का प्यार बांटने आती हूं। उसके बाद जब निशा अपने ससुराल वापस जाती तो भी उसका भाई दिल खोलकर उस पर पैसा और सामान लुटाता था। ममता जी कहती कि मेरा बेटा और बेटी का रिश्ता लाखों में एक है, भगवान तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बनाए रखें। और जब वह कुछ करने के लिए मना करती तो माँ हमेशा यही कहती कि बेटा मायके वाले अपनी बेटी और उसके बच्चों की खातिरदारी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हर बार निशा के मना करने के बावजूद भी अविनाश निशा को राखी पर ढेर सारे उपहार देता और जब निशा लेने से इनकार करती तो ममता जी कहती कि बहन बेटियों के लिए किया गया खर्चा भगवान 2 गुना करके लौटता है, इसीलिए तू इन उपहार को लेने के लिए मना मत किया कर। समय के साथ अब अविनाश की शादी हो गई थी और मधु घर में बहू बनकर आई थी। मधु थोड़ी सी मतलबी किस्म की लड़की थी। उसके अपने खर्च ही इतने ज्यादा थे कि किसी और पर किया हुआ खर्च वह रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब की बार जब निशा गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी तो निशा की बेटी करिश्मा से गलती से मधु की फोटो फ्रेम का कांच टूट गया
तो मधु ने आव देखा न ताव और करिश्मा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और जोर से चीखते हुए बोली कि तुम दोनों भाई बहन कितने बदतमीज हो, कितना नुकसान करते हो। जब भी यहाँ आते हो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करके जाते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। निशा को अपनी भाभी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता, लेकिन उसने पलटकर करिश्मा को ही डांट लगाई कि तुमने मामी का कितना नुकसान कर दिया, तुम किसी के घर में रहने लायक नहीं हो। तब करिश्मा ने बोला, मम्मा मैंने जानबूझकर थोड़े ही ऐसा किया है, फोटो फ्रेम गलती से हाथ से छूट गया था। निशा को मधु की बातें बुरी तो बहुत लगी थी, मगर वह उन बातों को दिल पर लेकर बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। दूसरे दिन से मधु ने अपना कमरा लॉक करना शुरू कर दिया, ताकि दोनों में से कोई बच्चा उसके कमरे में ना जा सके। निशा अपनी भाभी के इस रूप को देखकर हैरान रह गई थी और उसे वहां रहना ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने ससुराल वापस आ गई। अगली बार राखी पर जब वह बच्चों के संग मायके पहुंची, तब हर बार की तरह अविनाश बहुत सारे उपहार लेकर आ गया था। मगर जब मधु ने इतने सारे उपहार देखे तो बोली, अविनाश तुम मेरे लिए क्या लाए हो? अविनाश ने मधु से कहा, मैडम जी आज राखी है, ना कि हमारी एनिवर्सरी, जो मैं तुम्हारे लिए उपहार लाता। आज तो मेरी बहन और भांजे का दिन है, तो मैं उनके लिए लेकर आया हूं। तब मधु फिर बोली, जब इतने सारे उपहार तुम दीदी और उनके बच्चों के लिए ला सकते हो, तो इनमें से कुछ उपहार मुझे नहीं दे सकते। उसकी इन बातों को सुनकर अविनाश गुस्से में भरकर उसे देखने लगा, लेकिन निशा बोली, भाभी आप नाराज मत होइए, और इनमें से जो कुछ भी आपको रखना है आप रख लीजिए। वैसे भी मैं तो हमेशा अविनाश से मना ही करती हूं कि मुझे इतने सारे उपहार नहीं चाहिए, मगर अविनाश कभी सुनता ही नहीं है। मधु गुस्से में पैर पटकती हुई अपने मायके चली गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। इससे निशा को समझ में आ गया कि उसकी भाभी को अविनाश का उपहार लाना बहुत बुरा लगा है। अब निशा जब भी मायके जाती, अपनी भाभी का अलग ही रूप देखती और वह चुप रहती। अब उसका मायके जाने का मन नहीं करता था, मगर वह कर भी क्या सकती थी। अब उसे अपनी माँ की वजह से मायके जाना पड़ता था। निशा ने कई बार अपनी माँ से कहा कि वह थोड़े दिनों के लिए उसके घर में आकर रहे, पर ममता जी हमेशा यही कहती कि निशा तू खुद संयुक्त परिवार में रहती है, ऐसे में अगर मैं वहां पर रहने आऊंगी तो पता नहीं तेरे घर वालों को सही लगेगा या नहीं। इसीलिए बेटा अच्छा यही होगा कि तू ही कभी कभी मुझसे मिलने मायके आ जाया कर। निशा अपनी माँ की बातों को सुनकर मजबूर हो जाती और मन न होने के बाद भी माँ की खातिर तीज त्योहार पर और छुट्टियों में मायके पहुंच ही जाती थी। लेकिन मायके पहुंचकर हमेशा उसका अपमान ही होता। माँ के कारण वह अपमान के घूंट पीकर रह जाती। लेकिन इस बार तो उसकी भाभी ने हद ही कर दी। अब की गर्मियों की छुट्टी में घूमने गई तो अविनाश ने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए टिकट बुक कर ली। वह चाहता था कि हम सब एक साथ घूमने जाएं। इस बात पर भी मधु ने अविनाश के साथ बहुत झगड़ा किया। वह नहीं चाहती थी कि सब लोग घूमने जाए। वह तो बस यह चाहती थी कि वह और अविनाश दोनों घूमने जाएं। लेकिन अविनाश ने उसकी एक नहीं सुनी और पूरा परिवार मनाली घूमने के लिए गया। वहां पर भी मधु ने किसी से ढंग से बात तक नहीं की। सब लोग जब घूमने जाते तो मधु अलग अलग रहती। वह सबके साथ तो रहती ही नहीं थी। उसे किसी का भी साथ नहीं लौट पा रहा था। सब लोग इस बात को समझ रहे थे कि उसको सबके साथ घूमना अच्छा नहीं लग रहा था। घूमते घूमते जब सब लोग छाव में आकर बैठे तो अविनाश अपने भांजे भांजी को लेकर खिलौने की दुकान पर गया और दोनों बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आ गया। मधु यह सब देखकर फिर से जल उठी और फिर तो पूरे सफर में उसने अविनाश से बात तक नहीं की थी।
निशा अविनाश को हर बार मना करती कि वह बच्चों के लिए इतना खर्चा नहीं करे, लेकिन वह अविनाश के प्यार को देखकर उसे रोक नहीं पाती थी। लेकिन अविनाश जिसे अपना प्यार कहता था वह मधु की नज़र में कुछ और ही था, जिसे अविनाश समझ नहीं पा रहा था। दूसरे दिन अविनाश के ऑफिस जाने के बाद ही मधु निशा पर बरस पड़ी थी। निशा यह बात पहले ही जान चुकी थी कि मधु को निशा का मायके आना जरा भी पसंद नहीं है, मगर आज उसने जो कुछ सुनाया था उसे सुनकर तो निशा बुरी तरह टूट गई। उसको नहीं पता था कि मधु के मन में उसके लिए इतना जहर होगा। वह आज मधु को अच्छी तरह समझ गई थी, इसीलिए वह बुझे मन से अपने ससुराल लौट आई थी। और जब निशा अपने कमरे में रो रही थी तभी उसके पति हिमांशु उसके कमरे में आ गए। हिमांशु को देखकर निशा ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन निशा को रोता देखकर हिमांशु ने बड़े ही प्यार से उससे उसकी परेशानी पूछी। तब निशा ने उसे सारी बात बता दी, लेकिन हिमांशु ननद भाभी के मामले में पन्ना नहीं चाहता था, क्योंकि इस बार निशा भी बहुत गुस्से में थी और वह आग में घी नहीं डालना चाहता था। इसीलिए हिमांशु ने उसे शांत रहने को ही कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। लेकिन इधर अविनाश, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी दीदी और बच्चे घर पर नहीं थे। तब वह जाकर अपनी माँ से पूछने लगा, माँ दीदी और बच्चे कहाँ गए? तब माँ ने बताया कि वे लोग अपने घर चले गए हैं। अविनाश बोला, मुझे बताकर भी नहीं गए। ममता जी अब अविनाश से क्या कहती, क्योंकि मधु ने तो उन्हें पहले ही धमकी दे रखी थी कि अगर उन्होंने अविनाश को कुछ बताया तो वह इस घर को और अविनाश को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। ममता जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मधु बोली कि अविनाश तुम्हारे जीजा जी का अचानक फोन आ गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दीदी को अचानक जाना पड़ गया। अविनाश ने मधु की बात को सच मान लिया और इसी तरह दिन महीने गुजरने लगे और राखी का त्योहार भी नजदीक आ गया। मगर इस बार निशा अपने मायके नहीं आएगी, यह बात ममताजी बहुत अच्छे से जानती थी और मधु को भी यह पता था कि अब उसके व्यवहार के कारण निशा इस घर में नहीं आएगी। लेकिन उसे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं था। वह तो बल्कि बहुत खुश थी और अपने मायके जाने की खुशी खुशी तैयारी भी कर रही थी। अविनाश ने निशा को राखी के लिए फोन किया तो निशा बोली, अविनाश भाई इस बार तू ही यहाँ आ जा, मैं किसी कारण आ नहीं पाऊंगी। तब अविनाश बोला, कैसी बातें करती हो दीदी, राखी पर तो हमेशा बहन ही भाई के घर राखी बांधने आती है और इतने सालों से तो आप आ रही हो राखी बांधने, तो अब क्या हो गया? लेकिन निशा ने कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दिया। इधर मधु अपने मायके जाने के लिए तैयार हो चुकी थी तो वह इतराते हुए अविनाश ने बोली, अरे अगर दीदी नहीं आ रही है तो इस बार तुम चले जाओ। वैसे भी ऐसा कहाँ लिखा है कि राखी पर बहन ही अपने भाई के घर आती है? भाई भी तो बहन के घर जा सकता है। चलो तुम गाड़ी निकालो और मुझे मेरे मायके छोड़ दो। अविनाश बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मायके छोड़ने के बाद दीदी के घर चला जाऊंगा। मधु अपने मायके आई तो अविनाश से बोली, चलो अंदर चलो, चाय पीकर जाना। दोनों घर के अंदर कदम रख ही रहे थे कि तभी मधु को अपनी भाभी भव्या की आवाज सुनाई दी। वह मधु के भाई नवनीत से कह रही थी, इस बार कोई जरूरत नहीं है राखी पर तुम्हारी बहनों को इतने सारे पैसे देने की। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं और वो दोनों तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे पैसे ऐंठती रहती है और तुम पूरे बेवकूफ हो जो तुम समझ नहीं पाए हो कि रीति रिवाज के नाम पर उन दोनों ने लूट मचा रखी है। मधु के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे तो मधु और उसकी बहन रीमा के जो भी थे बस उसके भाई भाभी ही थे।
आज अपनी भाभी के मुंह से इस तरह के कड़वे वचन सुनकर मधु को अपने किए सारे कर्म याद आ गए और उसे अपने ऊपर पछतावा होने लगा। वह तुरंत वापस मुड़ी और बोली, अविनाश जल्दी गाड़ी निकालो और मुझे भी अपने साथ निशा दीदी के घर ले चलो। अविनाश बोला, क्यों, अचानक क्या हुआ? तुम तो अपने मायके आई थी राखी बांधने, अब क्यों नहीं जा रही हो? तब मधु ने कार में अविनाश को सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर अविनाश को मधु पर बहुत गुस्सा आया और बोला, मधु तुमने जो किया उसी की सजा तुम्हें अपने मायके में आकर मिल चुकी है। इसीलिए आज शायद तुम समझ पाई हो कि कोई भी बहन अपने मायके में पैसे लूटने नहीं आती, वह तो आती है बस प्यार और सम्मान की खातिर। इतना कहते हुए अविनाश रो पड़ा। तब मधु ने अविनाश से भी माफी मांगी और बोली, मैं दीदी के घर जाकर दीदी से माफी मांगूंगी, बस एक बार घर चलते हैं। निशा के घर पहुंचकर मधु उसके पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं यह भूल गई थी कि मेरा ससुराल मेरे से पहले आपका मायका है और आपके भाई पर आपका हक मुझसे ज्यादा है। भले ही वह मेरा पति है, लेकिन आपका भाई पहले है, मुझे माफ कर दो। मधु की बातें सुनकर निशा ने बड़ा मन करके मधु को माफ कर दिया और हिमांशु के कहने पर वह अपने भाई अविनाश के साथ बैठकर अपने मायके आ गई राखी बांधने के लिए, क्योंकि उसके सास ससुर का भी यही मानना था कि राखी पर बहन ही भाई के घर जाती है। इधर अविनाश ने मधु से कहा, मधु अब तुम्हारी बारी है, बड़ा मन रख अपने भाई भाभी को माफ कर दो। तुम्हारी भाभी को भी अभी बात समझ में नहीं आएगी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हारी भाभी को भी अकल आ जाएगी, क्योंकि जो बेटी एक ननद है वह भी तो किसी की भाभी है, और जो बेटी किसी की भाभी है वह भी तो किसी की ननद है। दोस्तों, वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है और घूम फिर कर हमें वापस वही लाकर छोड़ देता है। इसीलिए हर रिश्ते की अहमियत होती है, इसीलिए किसी भी रिश्ते का अपमान ना करें, ननद का भी अपमान ना करें, क्योंकि आप भी तो किसी के घर की ननद हो, और जब आपकी भाभी आपके साथ वही व्यवहार करेगी तब आपके ऊपर क्या बीतेगी यह तो आप ही समझ सकती हो। इसीलिए कभी भी अपनी ननद का अपमान ना करें, हर रिश्ते को प्यार दे, प्यार देने से ही प्यार मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।